हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रोसेस और प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो है कुछ स्टेप थी बायोटेक्नोलॉजी में से, उसमें हम आज दूसरे स्टेप को पढ़ने वाले हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रिसेक्शन एंजाइम, रिस्ट्रैक्शन एंजाइम। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो डीएनए होता है हमारा, इस डीएनए को हम फ्रैगमेंट में तोड़ते हैं। इस डीएनए को रिसेक्शन एंजाइम का रिस्ट्रैक्शन एंजाइम का यूज़ करके इस डीएनए को फ्रैगमेंट में तोड़ते हैं। तो रिस्ट्रैक्शन एंजाइम क्या होता है? रिस्ट्रैक्शन एंजाइम की हम बात करें तो इन 1963 टू एंजाइम वेयर डिस्क्राइब फ्रॉम ई कोलाई, जिसे हम एस्चेरिया कोलाई कहते हैं। ई कोलाई को हम एस्चेरिया कोलाई कहते हैं। 1963 में दो एंजाइम डिस्क्राइब किया गया था ई कोलाई से। ई कोलाई से 1963 में दो एंजाइम डिस्क्राइब किया गया था ई कोलाई से। पहला था हमारा डीएनए मिथाइलेज, जो कि मिथाइलेशन करके डीएनए को प्रोटेक्ट करता था। और दूसरा हमारा था रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कैलिवेज करता है, कैलिवेज कर देता है। बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कैलिवेज कर देता है। कैलिवेज मतलब कि इसे तोड़ देता है, फ्रैगमेंट में तोड़ देता है। तो होता क्या है कि ये हमारा बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज है। और बैक्टीरियोफाज का जैसे ही जेनेटिक मटेरियल इस ई कोलाई के अंदर में जैसे ही जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज का इंटर करता है ई कोलाई के अंदर, तो ये बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल फ्रैगमेंट में टूट जाता है। तो ये फ्रैगमेंट में क्यों टूट जाता है? फ्रैगमेंट में इसलिए टूट जाता है क्योंकि इस ई कोलाई के अंदर होता है रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस। और रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस ये बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल को फ्रैगमेंट में तोड़ देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल को रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस फ्रैगमेंट में तोड़ देता है, तो ये ई कोलाई के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इसको क्यों नहीं तोड़ता? तो इस ई कोलाई के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, इसको इसलिए नहीं तोड़ पाता है रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस क्योंकि इसमें होता है डीएनए मिथाइलेज। और डीएनए मिथाइलेज जो है, ये डीएनए मिथाइलेज प्रोटेक्ट करता है ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल को। डीएनए मिथाइलेज ये प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है? डीएनए मिथाइलेज ये मिथाइलेशन करके ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। फिर से हम देखें तो एक बैक्टीरियोफेज होता है। ये बैक्टीरियोफेज आकर इस ई कोलाई से अटैच होता है। ये बैक्टीरियोफेज ई कोलाई से अटैच होता है और ये बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को ई कोलाई के अंदर भेजता है। और जैसे ही ई कोलाई के अंदर ये अपने जेनेटिक मटेरियल को भेजता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है फ्रैगमेंट में टूट जाता है। फ्रैगमेंट में इसलिए टूट जाता है क्योंकि इसमें होते हैं रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस। और रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस इस बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल को फ्रैगमेंट में तोड़ देता है। तो सवाल ये है कि ये ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल को फ्रैगमेंट में क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि इसमें होते हैं डीएनए मिथाइलेज, जो कि मिथाइलेशन करके जेनेटिक मटेरियल को, अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। फिर हम आगे देखें, बेसिकली हम देखें यही पॉइंट जो हमने आपको ऊपर बताया, यही नोट किया गया। बेसिकली रिस्ट्रैक्शन एंजाइम्स कैलिवेज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसमें कहा है कि जो बेसिकली रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये कैलिवेज करता है, तोड़ देता है, फ्रैगमेंट में तोड़ देता है जेनेटिक मटेरियल को। किसके जेनेटिक मटेरियल को? बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल को फ्रैगमेंट में तोड़ देता है। बट ई कोलाइज ऑन जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटेक्ट, लेकिन ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसे प्रोटेक्ट करता है यूजिंग डीएनए मिथाइलेज। डीएनए मिथाइलेज का यूज़ करके ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट किया जाता है, विच एड्स मिथाइल ग्रुप इट इज़ ऑन डीएनए।
उसके बाद हम देखें नोट में, टिल डेट मोर देन 900 रिस्ट्रैक्शन एंजाइम हैव बीन आइसोलेट फ्रॉम 200 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। 900 रिस्ट्रैक्शन एंजाइम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को आइसोलेट करता है। तो हम सबसे पहले बात करें कि ये जो रिस्ट्रैक्शन एंजाइम है, ये रिस्ट्रैक्शन एंजाइम होता क्या है। रिस्ट्रैक्शन एंजाइम दो टाइप में बटा होता है, इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रैक्शन एंजाइम ये दो टाइप में बटा होता है, इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। अब हम देखें नेमिंग ऑफ द रिस्ट्रैक्शन एंजाइम। रिस्ट्रैक्शन एंजाइम का किस तरह से नाम दिया जाता है। तो हम सबसे पहले देखें ये जो हमारा इको R1 है, इको R1 जो है ये हमारा, इसमें हम सबसे पहले देखें ये जो हमारा ई है इसे हम फर्स्ट लेटर कहते हैं। फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस नेम होता है, जैसे कि हमारा एस्चेरिया। ये जो हमारा ई है ये हमारा फर्स्ट लेटर होता है और फर्स्ट लेटर को हम जीनस नेम कहते हैं, जैसे कि हमारा एस्चेरिया। और जो दो सेकेंड लेटर जो है नेक्स्ट सेकेंड 2 लेटर जो है उसे हम स्पीसीज नेम कहते हैं, जैसे कि कोलाई। और उसके बाद जो ये हमारा आर है ये स्ट्रेन होता है और आई जो है ये हमारा रोमन नंबर होता है, रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल नोट देखें हम कि द फर्स्ट रिस्ट्रैक्शन इंडोन्यूक्लियस हाइंड 2 वाज आइसोलेट एंड करेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। तो फर्स्ट रिस्ट्रैक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है ये हाइंड 2 जो है, हाइंड एच मतलब हो गया हेमोफिलस और ये जो इन है मतलब आई एन है इसका मतलब हो गया इन्फ्लोजेंस। तो ये जो हाइंड 2 है हमारा इसे कैरेक्टराइज और आइसोलेट करने में 5 साल लग गए थे। तो हम बेसिकली यहाँ पर देखें कि यहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड दिया हुआ है, डीएनए स्ट्रैंड दिया हुआ है जो कि स्टार्ट होता है डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए स्टार्ट होता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है इसमें जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये डॉट डॉट जो है इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड ये बना होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड है ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड के जो बीच में जो बॉन्ड है ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है इस दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में दो न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारा इस दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है इसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इस दो स्ट्रैंड के बीच में जो ये बॉन्ड दिख रहा है ग्रीन कलर का ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हमारा ये जो है एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बना के जुड़ता है, हमेशा एडेनिन ये थायमीन के साथ ही जुड़ता है डबल बॉन्ड बना के। और गुआनिन जो है ये साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ता है, ये हमारा बेस पेयरिंग है। तो हम सबसे पहले देखें कि ये जो हमारा रिस्ट्रैक्शन एंजाइम है ये किस तरह वर्क करता है। तो हम सबसे पहले देखें रिस्ट्रैक्शन एंजाइम जो है ये दो टाइप में बटा होता है, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज की बात करें तो एक्सोन्यूक्लियेज जो है दिस एंजाइम रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड की जो हमारा स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी जो एंड होती है यहाँ पे से एक्सोन्यूक्लियस इस स्ट्रैंड को रिमूव कर देता है, यहाँ पे से इस स्ट्रैंड को रिमूव कर देता है। कट न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड। न्यूक्लियोटाइड के एंड से
इसे रिमूव कर देता है, कट कर देता है स्ट्रैंड को, इंडोन्यूक्लियस और सॉरी एक्सोन्यूक्लियस। और इंडोन्यूक्लियस की हम बात करें तो दिस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द सेंटर एंड इट इज़ एक्चुअली यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। इंडोन्यूक्लियस की हम बात करें तो ये इंडोन्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है सेंटर से और एक्चुअल यूज़ है इसका बायोटेक्नोलॉजी में, एक्चुअल ये यूज़फुल होता है। हम यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा रिस्ट्रैक्शन एंजाइम है, यहाँ पर जो रिस्ट्रैक्शन इंडोन्यूक्लियस है, रिस्ट्रैक्शन इंडोन्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारा रिस्ट्रैक्शन इंडोन्यूक्लियस है प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ इंड। इंडोन्यूक्लियस जो है ये दो टाइप के इंड प्रोड्यूस करते हैं, दो टाइप के इंड प्रोड्यूस करते हैं। पहला होता है ब्लूटेंट इंड्स जिसे फ्लश इंड कहते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये अतिरिक्त ज्ञान है। पहला होता है हमारा ब्लूटेंट इंड्स जिसे हम फ्लश इंड कहते हैं। ब्लूटेंट इंड्स क्या होता है, ब्लूटेंट इंड्स क्या होता है कि ये हमारा एक 5' to 3' स्टैंड है और 3' to 5' स्टैंड है। डीएनए का ये एक स्टैंड बना हुआ है। तो ब्लूटेंट इंड्स में क्या करते हैं कि हाइंड टू से बीच से स्ट्रैंड को हम कट करते हैं। हाइंड टू से बीच से स्ट्रैंड को हम इस तरह से यहाँ पे से कट करते हैं और यहाँ पे से देखिए कटा हुआ दिखाई दिया है। इस दोनों इंड को, जो ये कटा हुआ इंड है, इसे ब्लूटेंट इंड्स कहते हैं। हाइंड टू से इसे कट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखें दूसरा जो हमारा इंड है इसे हम स्टिकी इंड्स और ओवर हैंडिंग इंड्स कहते हैं। स्टिकी इंड्स या ओवर हैंडिंग इंड्स की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है, ये डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करता है, ये इको आर1 से कट बिटवीन ग्वानिन एंड एडेनिन, जी और ए के बीच से इस डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है। इको आर1 से इस डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है, जी और एच के बीच से दोनों स्ट्रैंड को कट करता है और कट करके कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। ये जो हमारा ये स्टिकी इंड्स है। अब हम आगे देखें कि ये जो हमारा इको आर1 है ये वर्क कैसे करता है। ये तो हमने देखा कि रिस्ट्रैक्शन एंजाइम जो है ये कैसे वर्क करता है, तो ये हमने देख लिया। अब ये जो हमारा इको आर1 है ये वर्क कैसे करता है इसे हम देखते हैं आगे। वर्किंग ऑफ इको आर1 की बात करें तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक फॉरेन डीएनए लेते हैं और एक वेक्टर डीएनए लेते हैं। फॉरेन डीएनए लेते हैं एक और एक वेक्टर डीएनए लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉरेन डीएनए है इस फॉरेन डीएनए को हम इको आर1 से कट करते हैं। इको आर1 जो है ये हमारा रिस्ट्रैक्शन एंजाइम होता है। हम इस फॉरेन डीएनए को इको आर1 से कट करते हैं और इसे हम इको आर1 से जैसे ही कट करते हैं तो यहाँ पर हम ग्वानिन और एडेनिन के बीच से इस इको आर1 को कट करते हैं, दोनों स्ट्रैंड को। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। फिर हम इस वेक्टर डीएनए को इस इको आर1 से कट करते हैं, ग्वानिन और एडेनिन के बीच से दोनों स्ट्रैंड को कट करते हैं। तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। जब हम इस दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है, जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बन जाता है ये कंप्लीट ज्वाइन होकर। देखिए ये ग्रीन कलर से ये फॉरेन डीएनए को दिखा रहा है, शो कर रहा है, और ये इस कलर से दिखा रहा है वेक्टर डीएनए को। दोनों को जोड़ने के बाद हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये हमारा है वर्किंग ऑफ इको आर1 ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में। तो हमने जो हमारा इसे लेक्चर था फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, इसे हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया और हम कल बात करेंगे
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।